नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का सीधा आरोप। वामदल, टीएमसी, आरजेडी समेत विपक्षी दलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बीजेपी ने आरोप को बताया बेबुनियाद। रिजर्व बैंक गवर्नर से पहले वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मिलेगी संसदीय समिति। नोटबंदी के बाद पैदा हालात का मांगेंगे ब्यौरा। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति लेगी जानकारी। चौतरफा विरोध के बाद आरबीआई ने वापस लिया आदेश। पुराने नोट जमा करने पर नहीं होगी पूछताछ। नोटबंदी के बाद से करीब 6 लाख करोड़ नकदी जारी। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के आवास दफ्तर पर छापे। 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना बरामद। 5 करोड़ के अघोषित आय का भी खुलासा। विपक्ष का लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप। और आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन और जडेजा सबसे आगे। 42 साल बाद पहले 2 स्थान पर भारतीय। 1974 में शीर्ष पर थे बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेहसाणा में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से गरीबों को निशाना बनाया गया है। मेहसाणा की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आयकर विभाग का हवाला देते हुए कहा कि सहारा इंडिया ने प्रधानमंत्री को 6 महीने के भीतर 40 करोड़ रुपए दिए। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 2.5 साल से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि स्विस बैंक के मिले खाताधारकों पर कार्रवाई करने से सरकार को कौन रोक रहा है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं, वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? इस मामले को लेकर प्रशांत भूषण अदालत में पहले ही याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के खिलाफ केस को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार की हताशा में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनके परिवार का नाम आया है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री को गंगा की तरह पवित्र बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी हार की हताशा में प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को बचाने की बीजेपी की कोशिश पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस जवाब देना चाहिए। न गुस्साएं, न तिल मिलाएं, न हताशा से बात करें, सवालों का जवाब दे दें। प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए, राहुल गांधी जी और देश को बताएं कि उन्होंने क्या बिड़ला से पैसा लिया था या नहीं लिया था,
क्या सहारा से पैसा लिया था या नहीं लिया था? क्या कंप्यूटर में ईमेल झूठी है या सच है? क्या एक्सेल शीट में जहां 9 बार उनका नाम लिया है उस आदमी का नाम भी लिखा है जो उनको पैसा देकर आया था? क्या वो पैसा उन्हें देकर आया था या नहीं देकर आया था? राहुल गांधी ने मेहसाणा में प्रधानमंत्री पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कमजोर लोगों प्रणब पर, गोस्वामी, राज्यसभा मिडिल टीवी। क्लास के लोगों पर। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी, टीएमसी और लेफ्ट ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जांच पूरी होने तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद कई राजनीतिक दल राहुल गांधी के पक्ष में उतर आए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रधानमंत्री से सफाई मांगी है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं और अब उनको सफाई देना पड़ेगा उनको खुद। बीजेपी के कोई प्रवक्ता, बीजेपी का कोई नेता देता है तो ये बिल्कुल बेईमानी है और शैतानी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही इस मामले को उठा चुकी है। वहीं लेफ्ट ने भी आरोपों की तह तक जाने के लिए जांच की मांग की है। We demand a thorough investigation to these diaries and if necessary a CBI inquiry also, all sorts of investigation. The truth must come out because those who are lecturing us on corruption, as we said on the floor of parliament, they are the most corrupt themselves. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच पूरी होने तक प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की। बुधवार को गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सहारा और बिड़ला ग्रुप से 40 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा कराने पर नया नियम 48 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया। अब केवाईसी खाता धारकों से 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। नोटबंदी के बाद आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने 60 बार नियमों में बदलाव किया है और इसकी आलोचना भी हो रही है। चौतरफा आलोचना के बाद रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा कराने पर नया नियम रद्द कर दिया है। अब आप अपने पुराने नोट जमा कराने जाएंगे तो कोई पूछताछ नहीं होगी। 30 दिसंबर तक एक बार में ही पुराने नोट जमा कराने का नियम भी अब लागू नहीं होगा। हालांकि ये छूट सिर्फ केवाईसी धारकों को ही मिलेगी। गैर केवाईसी धारकों के लिए कड़ी शर्तें जारी रहेंगी। ट्रायल एंड एरर मेथड में उन्होंने यू टर्न लिया है क्योंकि वो लोग जिनका केवाईसी ऑलरेडी बैंक में है वो चाहे 4 बार में 50,000 जमा कराएं या 10 बार में 50,000 जमा करें, उसके अकाउंट में तो वो ट्रेस हो ही रहा है। वो कितना भी पैसा जमा करे वो लायबिल है। तो इसमें यह लगता है कि इस इशू पे उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है। आप उसे यू टर्न भी कर सकती हैं, ट्रायल एरर भी कर सकती है। दरअसल नई शर्तों की कड़ी आलोचना हो रही थी। अब तक पुराने नोट जमा नहीं कराने की वजह से पूछे जाने पर लोग प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को वादों की याद दिला रहे थे, जिसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं। हर दिन नियमों में बदलाव पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं। जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज नियम को अपडेट करके उसके हिसाब से प्लानिंग करके चले। आप डेली नियम बदलते हैं, डेली जनता के पास नया नियम पहुंचता है, लेकिन अगर उस नियम के अकॉर्डिंग भी जाते हैं तो जो बैंक वाले हैं उनके पास वो नियम का कोई भी सर्कुलर आता नहीं है, वो भी कंफ्यूजन में है। नियमों में बार बार बदलाव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान बता रही है तो बीजेपी इसका बचाव कर रही है। यहाँ 41 दिन के अंदर 60 नोटिफिकेशंस हो जाएं और वित्त मंत्रालय के अलग 100 के नजदीक सर्कुलर आ जाएं, ये क्या मजाक है। बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी इससे परेशान हैं, आम जनता परेशान है, किसी को नहीं मालूम कि क्या होना है। 50 दिन का टाइम मांगा, उसमें कई मेजर्स लेने पड़ते हैं, बॉटलनेक्स आता है और वो जो मेजर्स हम ले रहे हैं, जो कमेटी बनी है आरबीआई में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, रिव्यू करती रहती है कि एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को किसी तरह की तकलीफ न हो। इस बीच रिजर्व बैंक के मुताबिक 10 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच 5,92,000 करोड़ की नकदी जारी की गई है। इनमें 500 और 2,000 के 220 करोड़ नए नोट हैं। वहीं सरकार ने डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए कई और फैसले किए हैं। इसके तहत इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से भुगतान पर NEFT जितना ही शुल्क लगेगा।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा का उल्लंघन करने के आरोप में 5 विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डच बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो, मित्सुबिशी और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड शामिल हैं। डच बैंक को करीब $295 का जुर्माना देना होगा। बाकी बैंकों को $147 चुकाने होंगे। इन बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पहले आज वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात करेगी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति वित्त सचिव अशोक लवासा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से नोटबंदी और उसके बाद पैदा हुए हालात पर ब्यौरा मांगेंगे। पीटीआई के मुताबिक स्थायी समिति ने रिजर्व बैंक गवर्नर से पहले वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मिलने का फैसला किया है। पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को आज स्थायी समिति ने जानकारी के लिए बुलाया था। पेटीएम से जुड़ा डिजिटल धोखाधड़ी का मामला फिर से सामने आया है। पेटीएम ने आरोप लगाया है कि 7 ग्राहकों ने फर्जीवाड़ा करके 3,21,000 का चूना लगाया है। सीबीआई ने इन मामलों में 7 लोगों और पेटीएम के अज्ञात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंपनी का कहना है कि 7 लोगों ने 2 साल के भीतर 37 ऑर्डर के जरिए धोखाधड़ी की। कुछ दिन पहले भी पेटीएम ने 15 ग्राहकों के ऊपर 6,15,000 का चूना लगाने का मामला दर्ज किया था। इन मामलों की जांच भी सीबीआई कर रही है। इन मामलों में पेटीएम ने आरोप लगाया था कि मार्च 2014 से अप्रैल 2016 के बीच सामान रिफंड करने और रिटर्न की पॉलिसी का फायदा उठाते हुए उसे 6.15 लाख का चूना लगाया गया। इन 48 मामलों में देखा गया कि ग्राहकों को सामान मिल गया, बावजूद इसके उन्होंने रिफंड किया गया है। चेन्नई में कल तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव और उनके परिजनों पर छापा पड़ा। छापे में 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना बरामद किया गया है। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार से बयान की मांग की। वहीं डीएमके ने कहा कि इससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस बीच सीबीआई ने कारोबारी शेखर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। आयकर अधिकारियों ने यहां से 131 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी रामा मोहन राव का आवाज बुधवार को आयकर विभाग के निशाने पर रहा। आयकर विभाग ने रामा मोहन राव के बेटे और दूसरे संबंधियों के खिलाफ कर चोरी मामले में जांच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी सुबह तड़के 6 बजे की गई। पी रामा मोहन राव को इसी साल राज्य सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कांग्रेस ने इस छापेमारी से जुड़ी जानकारी पर सरकार से बयान की मांग की है। हम इंतजार करेंगे कि छापे की सारी तफसील सामने आए और सरकार उस पर बयान दे ताकि हम तफसील से टिप्पणी करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस छापेमारी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जाने वाली ऐसी अनैतिक और बदले की कार्रवाई शीर्ष लोक सेवक की साख को कम करती है। दूसरी तरफ राज्य में विपक्षी दल डीएमके ने सचिव रामा मोहन राव के घर पर आयकर विभाग के छापे को तमिलनाडु के लिए शर्मनाक और राज्य का अपमान बताया है। Embarrassment, huge embarrassment to the state of Tamil Nadu and a shame on the state of Tamil Nadu. The top bureaucrat is being raided by the IT department. नोटबंदी के बाद अब तक आयकर विभाग ने 3,185 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है, जिसमें 428 करोड़ नकदी के अलावा आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं अलग अलग छापेमारी में 86 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने वेतन भुगतान कानून 1936 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। पीटीआई के मुताबिक इसमें तय उद्योगों में वेतन और मजदूरी ऑनलाइन या चेक से दे सकते हैं। हालांकि इसमें नकद भुगतान का विकल्प भी है। ये बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र में अवरोध के बीच पेश किया गया था। ये कानून 1936 में बना था। 1975 में इसमें संशोधन करके चेक या सीधे खाते में भुगतान की धारा जोड़ी गई थी। फिलहाल ये कानून ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन 18,000 रुपए से अधिक नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अध्यादेश में नया कुछ नहीं है। All the trade unions, they were demanding the wages of the employees should be given through bank account or checks.
संशोधन वो लेकर आए हैं, उसमें भी लिखा है कि आप मजदूर का पैसा कैश में दे सकते हैं, सिक्कों में दे सकते हैं या चेक में दे सकते हैं। अगर तीनों में दे सकते हैं तो जो फैक्ट्री का मालिक है या कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक है वो चेक में पेमेंट भला क्यों देगा। अब बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज। श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों की जांच कराने का फैसला किया है। आयोग ने 200 से ज्यादा ऐसे राजनीतिक दलों की सूची आयकर विभाग को सौंपने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। चुनाव नहीं लड़ने वाले 200 से अधिक राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने इन दलों को सूची से हटा दिया है और अब आयकर विभाग से इसकी जांच करने को कहा जाएगा। जांच में पता लगाया जाएगा कि कहीं ये दल काले धन को सफेद करने में शामिल तो नहीं है। आयोग को लगता है कि इनमें से अधिकतर दल सिर्फ कागजों पर हैं। सरकार ने कहा कि वो आयोग की सिफारिश पर गंभीरता से विचार करेगी। इन सारे इश्यूज को गवर्नमेंट बहुत गंभीरता से एग्जामिन करेगी और निर्णय वो लेगी जो कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो, ब्लैक मनी का उपयोग नहीं हो, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और फेयर हो। हालांकि चुनाव आयोग के देरी से कदम उठाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। Surprising that election commission has taken so long a time. If they knew that so many fictitious political parties are there, it was their duty to inform the authorities earlier. Even then, how could they get themselves registered with the election commission? बहुत सारी ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए कराया है ताकि वो अपने काले धन को छिपा सके। तो ये काम सरकार को और चुनाव आयोग को बहुत पहले करना चाहिए था। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। We are all for all the steps that will be taken towards electoral reforms and we welcome all steps being taken by the election commission and we do hope that there would be a consensus with all political parties supporting the election commission. दरअसल चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के पंजीकरण का तो अधिकार है, लेकिन वो किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। आयोग की ये मांग कानून मंत्रालय के पास लंबित है। देश में 1780 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। वहीं 7 राष्ट्रीय दल और 58 राज्य आधारित पार्टियां हैं। इससे पहले आयोग सीटें नहीं जीतने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट नहीं देने और 2000 रुपए से अधिक के गुप्त चंदे को खत्म करने की सिफारिशें कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गतिरोध के बीच सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र के पहले दिन बीएसपी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी ने आजम खान के इस्तीफे की मांग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित हुई।
हालांकि अवरोध के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के वित्तीय अनुपूरक अनुदानों की मांग का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। सत्र शुरू होते ही बीजेपी ने बुलंदशहर मामले में आजम खान के विवादास्पद बयान को लेकर इस्तीफे की मांग की। वहीं बीएसपी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बीजेपी और बीएसपी विधायकों के वेल में आने की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के पुराने माफीनामे को रिजेक्ट करके नया माफीनामा बिना शर्त माफीनामा देने को कहा है और ये भी कहा है कि जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग किस तरह से बयान देते हैं, उन लोगों को अपने बयानों के ऊपर संयम बरतना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने विधायकों को सदन चलाने की अपील की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। बीते 17 नवंबर को अदालत ने आजम खान को अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए थे। इस पर आजम खान ने पिछले हफ्ते माफी मांग ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बीएचयू के स्वतंत्र भवन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस केंद्र के निर्माण में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा वो शताब्दी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू परिसर में सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो वाराणसी में कबीर नगर में विद्युत विकास योजना और हृदय योजना के तहत बिजली के भूमिगत तार डालने के काम का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मणिपुर में हालात सुधरते दिख रहे हैं। बुधवार को पूर्वी इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दी गई। यहां हिंसा के बाद रविवार से ही कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं पश्चिमी इम्फाल में एहतियात के तौर पर रात में कर्फ्यू अभी भी जारी है। राज्य में हालात को काबू में रखने के लिए 4000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। सुरक्षा कर्मियों को सामानों की आवाजाही सामान्य बनाने के लिए उन 2 राजमार्गों पर तैनात किया गया है, जहां यूनाइटेड नाका काउंसिल ने पिछले 51 दिन से नाकेबंदी की हुई है। इसके चलते राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत बनी हुई है। पुलिस ने पत्थर फेंकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली में मणिपुर बीजेपी के नेता गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके आर्थिक नाकेबंदी से उपजे हालात की आज जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में गोंदिया शहर के होटल बिंदल में बुधवार तड़के आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के वक्त होटल में 15 गेस्ट थे। होटल शहर के मुख्य बाजार में है। दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। श्रीलंका की नौसेना ने 17 भारतीय मछुआरों को तलाई मन्नार के पास गिरफ्तार किया है। उनका आरोप है कि मछुआरे उनके क्षेत्र में मछलियां पकड़ रहे थे। साथ ही मछुआरों की नौकाएं भी जब्त करने की खबर है। एक नौका पर सवार कुछ मछुआरे अपनी नौका से वहां से भागने में सफल रहे। इससे पहले मंगलवार को भी 7 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस समस्या का जल्द हल निकालने की अपील की है। साथ ही मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी पर श्रीलंका को सख्त संदेश देने की भी मांग की है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान की बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने 2006 में बलोच नेता अकबर बुख्ती हत्याकांड मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने इस मामले में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ रेड वारंट जारी करने की बात कही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट अकबर बुख्ती के बेटे जामिल बुख्ती की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने इस मामले में मुशर्रफ को बरी किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने मुशर्रफ के वकील से पेशी के लिए सही तारीख बताने के लिए कहा है। साल के शुरू में एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बलूच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या के मामले में मुशर्रफ को बरी कर दिया था। बलूचिस्तान के कोहलू जिले में 26 अगस्त 2006 को एक सैन्य अभियान में नवाब अकबर बुख्ती मारे गए थे। सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों और आईएस आतंकवादियों के बीच लड़ाई में तुर्की के 14 सैनिकों की मौत हो गई। तुर्की की सेना ने बयान जारी करके ये जानकारी दी है। सीरिया के अल बाब कस्बे को आईएस से छुड़ाने के लिए सीरियाई सेना ने तुर्की के सैनिकों के साथ अभियान चला रखा है। सीरिया अभियान के मुताबिक
एक दिन में तुर्की के सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी तादाद है। तुर्की सेना के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 138 आतंकी भी मारे गए हैं। अमेरिका और रूस के बीच हालिया तनाव के बाद सभी तरह की वार्ताएं रोक दी गई हैं। रूस की समाचार एजेंसी RIA नोवोत्सी ने इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा क्रेमलिन के प्रवक्ता ने दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि कर दी है। खबरों के मुताबिक क्राइमिया और सीरिया मामलों में अमेरिकी दखल की वजह से ऐसा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने वार्ताएं रोकने की बात से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक कल ही दोनों देशों के विदेश मंत्री कई मुद्दों को लेकर फोन पर बात कर चुके हैं। और बात क्रिकेट की करते हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थान हासिल कर लिए हैं। ये दूसरा मौका है जब गेंदबाजी की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है। इससे पहले 1974 में बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी और लेग स्पिनर B चंद्रशेखर शीर्ष 2 स्थानों पर रहे थे। ऑलराउंडर की सूची में अश्विन शीर्ष पर बने हुए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में भारत के लोकेश राहुल अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 51वीं रैंकिंग पर और करुण नायर 55वें स्थान पर पहुंच गए हैं। साहित्य अकादमी ने अपने सालाना पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 24 भाषाओं के रचनाकारों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में हिंदी के लिए नासिरा शर्मा, उर्दू के लिए निजाम सिद्दीकी और अंग्रेजी के लिए जेरी पिंटो को ये सम्मान दिया जाएगा। अकादमी ने बुधवार को इन नामों की घोषणा की। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि साल 2016 के लिए 8 कविता संग्रह, 7 लघु कथाओं, 5 उपन्यास, 2 समालोचना, 1 निबंध संग्रह और 1 नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार 22 फरवरी को एक समारोह में दिए जाएंगे। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए और अंग्रेजी में जेरी पिंटो को उनके उपन्यास एम एंड दी बिग हुम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का सीधा आरोप। वामदल, TMC, RJD समेत विपक्षी दलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बीजेपी ने आरोप को बताया बेबुनियाद। रिजर्व बैंक के गवर्नर से पहले वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मिलेगी संसदीय समिति। नोटबंदी के बाद पैदा हालात का मांगेंगे ब्यौरा। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति लेगी जानकारी। चौतरफा विरोध के बाद RBI ने वापस लिया आदेश। पुराने नोट जमा करने पर नहीं होगी पूछताछ। नोटबंदी के बाद से करीब 6 लाख करोड़ नकदी जारी। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के आवास दफ्तर पर छापे। 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना बरामद। 5 करोड़ के अघोषित आय का भी खुलासा। विपक्ष का लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप। ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन और जडेजा सबसे आगे। 42 साल बाद पहले 2 स्थान पर भारतीय। 1974 में शीर्ष पर थे बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।